तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी लेवल से चल रही होगी। मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ठीक है। तो जैसा कि कल मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि डीडीए जेई का डेट आ चुका है, तो मैं बोला था कल कि आपको एग्ज़ाम तक, जब जब तक मतलब जो डेट रिलीज हुआ है, एग्ज़ाम डेट लगभग 24 से 26 के कोई डेट में सिविल का पेपर है। ठीक है। तो हम लोग कल आपसे कमिटमेंट हुआ था कि उस डेट तक आपको मैं कंप्लीट वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। जैसे कि आप लोग वीडियो का अच्छा खासा रिस्पांस भी दे रहे हैं। ठीक है। भाई लोग का कमेंट भी आ रहा है। ठीक है। तो मैं उसी के बिहाफ पे मैं थोड़ा सा हमको एनर्जी मिल गया। ठीक है। एनर्जी मिला हुआ है। ठीक है। लोगों कमेंट्स भी आया, प्लस क्लासेस के भी लोग देख रहे हैं वीडियो। तो हमको लगा कि नहीं, जब भाइयों से जो कमिटमेंट किया हूँ मैं उस पर खड़ा उतरूंगा। ठीक है। तो जैसे ही सारा चीज़ सिस्टम सही हुआ, मेरा थोड़ा सा तबीयत डाउन है, तो क्या कि ठंड बढ़ गया थोड़ा सा, तो सर्दी उर्दी से पकड़ लिया है। ठीक है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो। आप हम लोग का जो काम है, मुकाम पे हम लोग को हासिल करना है। हम लोग का जो काम है, पर डे हम लोग का काम निरंतर से लगातार से करते रहना है। कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी पेपर हो चुका है। किसी का पेपर सही गया तो भी सही है, और किसी का सही नहीं गया है तो इस वैकेंसी के लिए आप लोग तैयार हो जाए। ठीक है। मेरे साथ जुड़ जाए इस चैनल से, स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ जाए। जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट जुड़ सकते हैं उसके लिए मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्लान किया हुआ हूँ। ठीक है। जैसे आपका डीडीए जी कंप्लीट होगा, इसके बाद भी आपका नेक्स्ट आएगा पेपर, उसके लिए मैं सारा मैं क्वेश्चन का एक अलग से टीम है जो कि क्वेश्चन को सिलेक्ट करता है, जो कि एज पर पैटर्न जो सा क्वेश्चन पूछा गया है उसके प्रीवियस ईयर में, उसी के अकॉर्डिंग मैंने सेट्स को डिजाइन करवाता हूँ। ठीक है। तो चलिए, बिना देरी के मैं आज का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे। ठीक है। तो चलिए, हम लोग आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए ए लेटरल शिफ्ट इन दी ट्रांजिशन कर्व। बताइए, ये फार्मूला तो आप लोग ये इसके लेटरल ट्रांजिशन कर्व के लेटरल शिफ्ट के जो फार्मूले हैं, इसे आप लोग रूबारू तो होंगे ही। क्या होता है? एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24 आर। ठीक है। जो कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इस फार्मूला को। ठीक है। एस इजकल टू, ठीक है। तो ये फार्मूला को आप लोग कहीं भूले नहीं, कभी ये फार्मूला पूछ देता है, बराबर इस फार्मूला को एग्जाम में दिखाया जाता है। ठीक है। तो चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टू सर्कुलर कर्व विथ अपोजिट डिफ्लेक्शन एंगल इज नोन एज। बताइए, टू सर्कुलर कर्व विथ अपोजिट डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है। एक मेरा ये कर्व है और एक मेरा ये कर्व है। ठीक है। तो एक मान के चलिए, ये मेरा एक रेडियस है और एक मेरा ये रेडियस है। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा कर्व बोलते हैं उसको? रिवर्स कर्व, कंपाउंड कर्व, या फिर ट्रांजिशन कर्व? क्या बोलते हैं बताइए? बताइए आप लोग क्या बोलते हैं इसको? इसको रिवर्स कर्व बोलते हैं, या फिर कंपाउंड कर्व बोलते हैं, या फिर ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं, या फिर वर्टिकल कर्व बोलते हैं? तो आप लोग देख रहे हैं कि जब दो कर्व है जो अपोजिट डायरेक्शन में, तो यही से हम लोग ये सेंटेंस से हमको सीधे समझ जाना चाहिए कि ये रिवर्स कर्व का बात बोल रहा है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेमेंट। ठीक है। पेमेंट के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है। बताइए इनमें से कौन सही है, कौन सा गलत है। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको बता रहा है कि रिजिड पेमेंट आर मोर सुटेबल, देन फ्लेक्सिबल पेमेंट फॉर ए स्टेज कंस्ट्रक्शन। बताइए, ये स्टेटमेंट जो आपका फर्स्ट है, क्या आपको ये सही लग रहा है या फिर गलत लग रहा है? आप लोग कमेंट बताइए कि ये जो स्टेटमेंट है सही है या फिर गलत है। जो बोल रहा है कि रिजिड पेमेंट आर मोर सुटेबल देन फ्लेक्सिबल पेमेंट फॉर ए स्टेज कंस्ट्रक्शन। क्या हम लोग रिजिड पेमेंट जब हम लोग करते हैं, रिजिड पेमेंट हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो क्या हम लोग उसमें स्टेज कंस्ट्रक्शन हम लोग को देखने को मिलता है क्या? स्टेज कंस्ट्रक्शन हमको कौन से पेमेंट में देखने को मिलता है? आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट में। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि रिजिड पेमेंट आर मोर सुटेबल, मतलब रिजिड पेमेंट ज्यादा सुटेबल है फॉर ए स्टेज कंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि ये सरासर गलत है। ठीक है। ऑप्शन ए रॉन्ग, तो ऑप्शन ये इसमें है, ये तो होगा ही नहीं।
ठीक है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, आराम से ऑप्शन एलिमिनेशन। देखिए ये सब, देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसको आप ऑप्शन एलिमिनेशन से आराम से मार सकते हैं। ठीक है, एक दो एक ऐसा कुछ ऐसा तो होगा नहीं कि एक भी स्टेटमेंट आपको पता नहीं होगा। बराबर मैं सेट लेके आ रहा हूँ, बराबर एसएससी जेईई का मैंने सारा मास्टर सीरीज भी कराया हूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको, जो ऑप्शन एलिमिनेशन से कैसे क्वेश्चन बनता है, मैं आपको ये ट्रिक भी बताया हूँ कि कैसे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करना चाहिए। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन तुरंत बन गया एक बार में। इसमें कुछ करना था क्या? इसमें कुछ करना था? इसमें कुछ नहीं करना था कि थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि नहीं रिजिड पेमेंट के बारे में और आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में। अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं एक ट्रिक के माध्यम से एक ट्रिक प्रोवाइड करूंगा जो कि बहुत ही बेनिफिट रहेगा। एक ट्रिक में थोड़ा सा ट्रिक देंगे, मतलब थोड़ा सा, मतलब छोटा ट्रिक है। उस ट्रिक से क्या होगा ना कि आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, थोड़ा 2-3 बार उसको रिकॉल कीजिएगा। मैं कभी डीडीए का, कभी जैसे अभी चल रहा है पेपर ना, कभी नेक्स्ट सीरीज में मैं उस ट्रिक को हाईलाइट कर दूंगा जो कि बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। ठीक है, तो देखिए ये तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक पकड़ा गया। ठीक है, लग रहा था कितना हार्ड है यार, हमको पता चले बनाए कि नहीं बनाए, गलती होने का भी चांसेस है। ऐसा क्वेश्चन में ऐसे लोगों को होता है कि नहीं, चांसेस रहता है गलती होने का, लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग से, मतलब थोड़ा सा सोच के लगाए ना, और थोड़ा सा अगर पढ़े हुए होंगे तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन आपको गलती होने के से कोई मतलब गलती हो ही नहीं सकता है, सही होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइए, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ज्वाइंट। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ज्वाइंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी ऑफ ज्वाइंट व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट पर पिच लेंथ इतना दिया हुआ एंड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पर पिच लेंथ दिया हुआ। स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट डिवाइडेड बाई स्ट्रेंथ ऑफ क्या है, प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसलिए मैं फॉर्मूला लिख दिया पहले। ठीक है, तो निकालिए, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितना दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई कितना है, 120 गुना 100। सॉल्व कीजिए, कितना होगा? हाँ बताइए, इसका आंसर क्या होगा, इसको काटिए, कितना होगा? देखिए हमको सॉल्व, चलिए सॉल्व करते हैं। आपका हो गया 25 चौक 100, 25 चौक 100, कितना से कटेगा जी, बताइए कितना से कटेगा ये? 20 छक 20 से, 20 छक 20 से, 20 पचे 100। ठीक है, ये हो गया। अब तो कटेगा नहीं, तो हमको 55 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6। चलिए इसको गुना करते हैं, 55 इंटू 5 कितना होगा, 5 25 के 5 बाकी तुम्हें 2, 5 25, 26 27, 275 डिवाइडेड बाई 6, 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 चौक 24, 4 4 3 35, 35 6 से 6 पचे 30, 6 पचे 30, 5 देखिए तो 45 है। देखिए एक ही ऑप्शन में है, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। जहाँ आप देखेंगे 2 डिजिट, एक डिजिट, अगर एक डिजिट मैच कर रहा है, ठीक है, तो तुरंत एक डिजिट और बढ़िए, वो आंसर आपको कंफर्म है कि वही आंसर होगा। ठीक है, तब 45 में आ गया, मतलब यही ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यू हैव टू एस्टिमेट द प्लिंथ एरिया ऑफ एन अपार्टमेंट which of the following should which of the following should not included in the कैलकुलेशन। बताइए, ये सेम क्वेश्चन मतलब इस हम लोग कल किए थे, कल का पेपर में किए थे, डीडीए का फर्स्ट जो मेरा सेशन था उसमें हम लोग किए थे, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या न्यूमेरिकल टाइप में था। इसमें क्या है आपका, मतलब उसी को ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ दिया, इसीलिए बोल रहे हैं ना कि एक क्वेश्चन से इसमें 2 क्वेश्चन बन रहा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या बोल रहा है कि यू हैव टू एस्टिमेट द प्लिंथ एरिया ऑफ अपार्टमेंट। ठीक है, इसमें से किसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन। बताइए कैलकुलेशन में हम लोग किसका इंक्लूड नहीं करते हैं? बरामदा, कोर्टयार्ड एरिया, रूम एरिया, वाल थिकनेस, कोर्टयार्ड एरिया, जो कि मैं कल आपको बताया था, सेम क्वेश्चन था उसमें। कल न्यूमेरिकल से आपको ये इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और आज इसको उसी को थ्योरी टाइप में बना दिया है और आपसे पूछ दिया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द सेक्शन व्यू ड्राइंग इन विच 1/4 ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज बीन मार्क्ड फॉर ए रिमूवल इज नोन एज, इसको हाफ सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें लोग अधिकतर गलती करते हैं,
ठीक है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा से पढ़ लें कि द सेक्शनल व्यू ड्राइंग इन विच 1/4 ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज बीन मार्क्ड फॉर ए रिमूवल इज नोन एज हाफ सेक्शन। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है, बताइए इसका क्या होगा। विच फॉलोइंग ए टाइप्स ऑफ सेमी मॉडुलर आउटलेट। अच्छा, मॉडुलर आउटलेट्स आप लोग क्या समझते हैं? आउटलेट होता क्या है? देखिए आउटलेट क्या होता है कि जब देखिए मान के चलिए कि आपका ये मेन कैनाल है, यहां से मेन कैनाल में वाटर फ्लो कर रहा है। अब मेन कैनाल से जब वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पेरेंट कैनाल में, ठीक है, यहाँ कोई छोटा मेजर छोटा जो कैनाल होता है वो कैनाल है, ब्रांच कैनाल है, अगर वाटर को इसमें डाइवर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आउटलेट बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग आउटलेट बोलते हैं। आउटलेट का 3 टाइप होते हैं, ठीक है, सेमी मोडुलर हो गया आपका, मोडुलर आउटलेट हो गया, फिर आपका एक होता है आपका सेमी मोडुलर, मोडुलर आपका एक नॉन मोडुलर आउटलेट होता है। ठीक है, 3 टाइप का, तीनों अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये जो है ना मतलब आउटलेट का जो कॉन्सेप्ट है, इस टॉपिक से आपको हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा। ठीक है, 5 मिनट में काफी कंप्लीट हो जाएगा। 5 मिनट में आपको एक मैं वीडियो से इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने का आपको मैं मेथड बताऊंगा। ठीक है, जो कि बहुत ही इजी से हो जाएगा। बताइए इसका क्या होगा। बीच ऑफ बोलेंगे सेमी मोडुलर आउटलेट। सेमी मोडुलर आउटलेट कौन सा है इसमें से? आपका सबमर्ज पाइप आउटलेट, आउटफ्लो पाइप, या फिर केनेडी गेज आउटलेट, क्या क्या होगा जी? केनेडी गेज आउटलेट नहीं होता। ये जो सेमी मोडुलर आउटलेट होता है, इसमें से आपका सबमर्ज पाइप होता है और आपका ओपन ओपन फ्लूम आउटलेट, मतलब 2 और 4। 2 और 4, अच्छा ये होगा केनेडी, सॉरी ये नहीं होगा। सबमर्ज पाइप आउटलेट ये आपका होता है किसका? आपका नॉन मॉडुलर आउटलेट। ठीक है, नॉन मॉडुलर आउटलेट। नॉन मॉडुलर आउटलेट का जो एग्जांपल होगा आपका क्या होगा? सबमर्ज पाइप, सबमर्ज पाइप। ठीक है, ये आपका नॉन मॉडुलर आउटलेट का एग्जांपल है। इसका जो पाइप का जो डायमीटर रहता है, ठीक है, डाया रहता है इसका डाया कितना रहता है? 20 से 30 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पूरे नॉन मॉडुलर के केस में। ठीक है, एक हो गया सेमी मॉडुलर का एग्जांपल कौन सा आपका हो गया? केनेडी गेज आउटलेट, और एक आपका हो गया आउटफ्लो आउटलेट। ठीक है, ये नहीं होगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट आपका समर्ज पाइप का, जो कि मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश किया हूँ कि नॉन मॉडुलर आउटलेट का ये एग्जांपल होगा समर्ज पाइप। ठीक है, अरे यार, तो चलिए इसका ऑप्शन क्या था? सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए। द डिस्चार्ज थ्रू ए वी नोच, मतलब ट्रेंगुलर नोच कितना होता है जी? बताइए, ट्रेंगुलर नोच का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। और उसका क्या बोल रहा है इसमें से? एच जो होता है लास्ट में, आप लोग पढ़े होंगे, इसके क्या होता है? एच 1/2 होता है, 5/4 होता है, 5/2 होता है, या 3/2 होता है। 3/2 किसका होता है? रेक्टेंगुलर नोच। ये आपका हो गया रेक्टेंगुलर नोच, रेक्टेंगुलर नोच का हो गया आपका। और ये जो आपका हो जाता है, ये किसका होता है? आपका वी नोच का होता है। ठीक है, कितना होता है? एच की पावर 5/2 होता है। ठीक है, 5/4 नहीं मारिएगा, लोग कंफ्यूज करते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है। द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट हैज इट्स हेड इज दैट इज नीडेड इन 1 मीटर क्यूब ऑफ आरसीसी विच इज नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू वेदर इज अबाउट। बताइए, इसका मैं आपको टेबल ही बताया हूँ। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप लोग इसी चैनल पे स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के चैनल पे जाइए, और उसमें हम लोग मास्टर्स एसएससी का जो अभी एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, इसी में हम लोग मास्टर सीरीज किए हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग ये तो आप लोग जान रहे हैं कि मैड मॉडरेट सीवियर वाला जो चार्ट है, वो उसी का चार्ट, उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसका आंसर तो इजी है, मात्र आप लोग तो लगा लीजिएगा, लेकिन इस टेबल को आप लोग वहां पर जाकर देखिए, जो कि बहुत आपको हेल्प मिलने वाला है। यहाँ पर मैं ब्रीफ से आपको बता देता हूँ। देखिए आरसीसी के बारे में पूछा है। ठीक है, तो इसका पहली बात कि हम लोग कौन कौन सा कंडीशन होता है? आपका माइल्ड का होता है, एक माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर
वेरी सीवियर, एक लास्ट आपका क्या होता है, एक्सट्रीम। ठीक है, इसमें जो आपका क्या बोलते हैं, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट, बताइए इसमें सीमेंट कंटेंट का क्या रहा, कितना कितना होता है। मैट के केस में सीमेंट कंटेंट कितना होता है, आरसीसी के केस में 300, 300, इसका 300, 300, 320, 340, 360। ठीक है, इसका जो आपको वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशियो बताइए बेलू, रेनफोर्स कंक्रीट है, इसका वाटर सीमेंट रेशियो, अगर आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट रहता, प्लेन पीसीसी रहता, तो वहां पर कितना होता है, पीसीसी किस में 60, 60, 50, 45, 40, लेकिन इसमें क्या होगा 55 पॉइंट, याद करने का तरीका है कि 55, 50, 45, 45 और ये 40। ठीक है, ये एक फ्लो में याद कीजिएगा, तुरंत आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग कवर कितना प्रोवाइड करते हैं, कितना है 20, 20, 30, 45, 50 और 75, ये आपको कवर हो गया। ठीक है, तो हमको क्या पूछ रहा है इसमें कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट। ठीक है, तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना हो गया 300, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मिनिमम लोड, द मिनिमम लोड विच विल द मिनिमम लोड विच विल कॉजेज फेल्यूर ऑफ ए फाउंडेशन इज कॉल्ड, बताइए मिनिमम लोड के कारण जो फाउंडेशन फेल हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम लोड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टीमेट बियरिंग पावर। ठीक है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी नहीं मार दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अल्टीमेट बियरिंग स्ट्रेंथ नहीं मारिएगा, अल्टीमेट बियरिंग पावर, अल्टीमेट बियरिंग पावर के कारण मेरा फाउंडेशन फेल हो रहा है। ठीक है, जो मिनिमम लोड के कारण, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टीमेट बियरिंग पावर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, बताइए द गैस जनरली फाउंडेड इन सीवर, बताइए सीवर में कौन कौन सा गैस आपको देखने को मिलता है, आप लोग पढ़े हैं, बताइए आपको। ये सारे क्वेश्चन जो सारा सारा मिलता जुलता क्वेश्चन आपका मास्टर सीरीज है। ठीक है, तो आप लोग, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो आप लोग जाए, आपका इसी चैनल पे आपको सारा मास्टर सीरीज कराया गया है, आपको ऐसे सीख के जिस टाइम चल रहा था उसका, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ था, तो उसमें सारा क्वेश्चन आपको एक दूसरे से टाइप होते हुए, मतलब कुछ कुछ मैच होते आपको मिल जाएगा, और उसी के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन यहाँ बनाया गया है। समझ रहे हैं ना कितना डीपली जाकर पूछा जा रहा है, तो बस वही है। तो देखिए क्या है, इसमें मीथेन भी है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी है, सल्फेट भी है, और आपका इसमें तो ऑल ऑप्शन होगा। ठीक है, सीवर में जनरली ये सारे गैस को हम लोग के बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड इज 9.5 mm थिक प्लेट। बताइए, ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग से गलती होने का चांसेस नहीं है, मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करूंगा कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग गलती कर सकते हैं। ठीक है, यह क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट, यहां आपका वेल्ड, मिनिमम वेल्ड साइज। ठीक है, अगर थिकनेस ऑफ प्लेट आपका लेस देन है, अगर थिकनेस ऑफ प्लेट आपका लेस देन है 10 mm, ठीक है, तो उसमें हम लोग कितना करेंगे, 3 mm का हम लोग फिलेट वेल्ड मारेंगे, 3, 5, 6, 3, 5, 6, 3, 3, 5, 6, 8, हाँ 3, 5, 6, 8। अगर थिकनेस ऑफ प्लेट मेरा 10 mm से छोटा है, तो उसमें हम लोग कितना mm का वेल्ड करेंगे, 3 mm का। अगर थिकनेस ऑफ प्लेट मेरा 10 से कितना 20 mm के बीच है, 5 mm का। अगर मेरा थिकनेस ऑफ प्लेट 20 mm से 32 mm तक है, 32 mm तक है, तो उसमें कितना करेंगे हम लोग 6 mm का। अगर मेरा थिकनेस ऑफ प्लेट 32 से 50 mm का है, कितना है 32 से 50 mm का है, बीच है, इसके बीच है, तो हम लोग कितना mm करेंगे, 8 mm का हम लोग फिलेट वेल्ड करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, मेरा प्लेट का साइज कितना है 10 से कम है, तो हम लोग 3 mm का मारेंगे, 3 mm, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जितना भी मैं जो मैं टेबल बना रहा हूँ, आप लोग टेबल तो याद कर रही है, मतलब आप लोग का टेबल याद होगा। ठीक है, अगर नहीं भी याद होगा तो आप टेबल आप लोग याद कर ले, एग्जाम में आपको एक न एक क्वेश्चन आपको उस टेबल से देखने को मिल जाएगा। ठीक है देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स, क्या है,
इनटेक, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सर्विस रिजर्वायर, कंट्रोल बल्ब, हाइड्रेंट। चूज द करेक्ट आंसर रिलेटेड टू अ कंपोनेंट ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम। इसमें से हम लोग चारों रिलेटेड एक दूसरे से, ए बी सी डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बताइए, जो थोड़ा सा डीपली पढ़े होंगे पक्का इस क्वेश्चन को मार देंगे, मतलब लगा लेंगे सही। और थोड़ा सा अगर उसके पास मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट में कमी होगा तो इस क्वेश्चन को आप लोग गलती भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या होता है, पहला मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट दिया हुआ किसका, देखिए फर्स्ट क्या है, ये C2 है। ठीक है, इसका यह C2 है, जान रहे हैं ना, डाइकैल्शियम सिलिकेट। ये क्या, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। मतलब तीन जो इसके साथ में लिखा गया, कोई इससे हम लोग को मतलब नहीं है, समझने के लिए काफी है कि इसका मतलब टैप नहीं कर पाया लोग, टैपिंग मास्टर। ठीक है, देखिए क्या है ना, C2S एंड C3S नीड अप्रोक्सीमेटली 24% एंड 21% वाटर बाई वेट रिस्पेक्टिवली फॉर ए केमिकल रिएक्शन। बताइए क्या ये सही है। देखिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में मिनिमम वाटर जो चाहिए आपको, कितना चाहिए, कितना बोल रहा है यहाँ पर 21% बोल रहा है, जो कि गलत है। इसमें कितना आता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में आपको 24% ऑफ वाटर चाहिए फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए। ठीक है, जो कि ये ऑप्शन, ये किसको बोल रहा है, डाई कैल्शियम सिलिकोट को बोल रहा है 24%, जो कि ये ऑप्शन गलत है आपका। ठीक है, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनेफिरेट। इसे क्या बोलते हैं, एलाइट। इसे क्या बोलते हैं, बिलाइट। इसे क्या बोलते हैं, सिलाइट। इसे क्या बोलते हैं, एल्यूमिनेफेराइट। डिलाइट सर बोलते हैं यार, डिलाइट। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरा टोटली रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं, जैसे मैं आपको शुरू बताया कि ऑप्शन एलिमिनेशन, अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया तुरंत उसमें अगर आपको एक ऑप्शन आप कंप्लीट जान रहे कि ये ऑप्शन मेरा सही है, तुरंत आइए ऑप्शन में देखिए कौन सा ये गलत है, लेकिन हमको देखना है। हमको पूछा क्या करेक्ट है, लेकिन ये गलत होगा। पहले इसको गलत कर लीजिए, हमको तीन को देखना है। तीन को हम देखते हैं क्या है कि ट्राइकैल्शियम सिलिकेट लिबरेट्स नियरली 3 टाइम्स मच कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन ए हाइड्रेशन एज ए C2S, on a hydration as C2S. Tricalcium silicate liberates 3 times. Tricalcium liberate 3 times as much calcium हाइड्रोक्साइड ऑन ए हाइड्रेशन है ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। ये सही है, ये ऑप्शन सही है, आपको बताता हूँ। ये देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हायर परसेंटेज ऑफ डाइकैल्शियम सिलिकेट रिजल्टिंग इन, अगर ये तो आप लोग जानते होंगे कि डाइकैल्शियम सिलिकेट का परसेंटेज ज्यादा होता तो क्या करता है, वो सेटिंग को हार्डनिंग को स्लो कर देता है। ये भी ऑप्शन सही है। ये हायर परसेंटेज ऑफ डाइकैल्शियम सिलिकेट रिजल्ट्स इन लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड ग्रेटर रेसिस्टेंट ऑफ केमिकल अटैक। ये भी ऑप्शन सही है। मतलब ऑप्शन 2 3 4 किसमें जी, 2 3 4 दिस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी तरह ऑप्शन इलिमिनेशन के साथ बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए क्या है ना, सीजनिंग ऑफ टिम्बर डज नॉट इंक्रीज। बताइए ऐसा, ये सब क्वेश्चन तो आप लोग से गलती होने का चांसेस नहीं है। क्या होगा, डज नॉट इंक्रीज, क्या इंक्रीज नहीं करता है, वेट नहीं इंक्रीज करता, उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। सीजनिंग को टिम्बर करते हैं तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, उसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है, उसका स्टिफनेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। क्या इसमें रॉन्ग पूछा हुआ था ना। देखिए नेक्स्ट क्या है कि द पर्पस ऑफ क्रॉस रेगुलेटर इन केनाल। बताइए कि हम लोग केनाल में क्रॉस रेगुलेटर हम लोग जो यूज करते हैं उसका पर्पस क्या रहता है। टू रेगुलेट द वाटर सप्लाई इन ऑफ्टेक कैनाल, टू रेगुलेट द वाटर सप्लाई इन द मेन कैनाल, टू हेड अप वाटर टू एडिक्वेट सप्लाई इनटू द ऑफ्टेक कैनाल। सबसे एक्यूरेट ये लग रहा है, और सही तो ये सब भी है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये ज्यादा एक्यूरेट है। हेड पे क्या हम लोग जानते हैं कि क्रॉस रेगुलेटर एलवेज हम लोग हेड पे सेट करते हैं। ठीक है, टू हेड अप वाटर फॉर एडिक्वेट सप्लाई इनटू ए ऑफ्टेक कैनाल, ये इसको बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लगाते हैं ना, है यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, क्रॉस रेगुलेटर सेट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ ओरिजिनल राउंडेड सरफेस ऑन ए मैन्युफैक्चर पीस
और फिर टिम्बर इज कॉल्ड, बताइए, ओरिजिनल राउंडेड सरफेस। ओरिजिनल राउंडेड सरफेस इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लिप मार्क बोलते हैं, टॉर्न ग्रेन बोलते हैं, वेन बोलते हैं, या फिर डायगोनल ग्रेन बोलते हैं, बताइए। देखिए क्लिप मार्क क्या होता है, आप लोग देखोगे कि जब टिम्बर कंप्लीट, मतलब मान के चलिए टिम्बर है, वो परचेजिंग के लिए जा रहा है, ठीक है, कहीं बिकता है, तो उसमें एक मार्किंग मार दिया जाता है, ठीक है, उसमें मार्किंग कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लिप क्लिप मार्क बोलते हैं, ठीक है, उसमें मार्किंग मारा हुआ रहता है। देखिए टॉर्न ग्रेन क्या होता है? टॉर्न ग्रेन होता है जब भी कोई टिम्बर है, और टिम्बर पे जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट उस पर गिर जाता है ना, वो इंस्ट्रूमेंट अगर मान के चलिए कुछ हम काम कर रहे हैं और उस पर कोई इंस्ट्रूमेंट आके गिर गया, कुछ हैवी मतलब गिर गया, जिसके कारण वहां पर क्या हो गया? डिफेक्ट आ गया। डिफेक्ट आ गया, उसी हम लोग क्या बोलते हैं? उस डिफेक्ट को क्या बोलते, मतलब वो जो डिफेक्ट आ गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्न ग्रेन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे? टॉर्न ग्रेन बोलते हैं। आपका देखिए डायगोनल ग्रेन क्या होता है, बताइए। देखिए डायगोनल ग्रेन क्या होता है कि जब हम लोग इसको हम लोग देखते हैं कि ड्यू टू, क्या बोलते हैं? फॉर्म ड्यू टू, और फॉर्म ड्यू टू इम्प्रॉपर सोइंग, इम्प्रॉपर सोइंग, एक मिनट, इम्प्रॉपर सोइंग ऑफ टिम्बर, ठीक है, इम्प्रॉपर सोइंग हो रहा है, उस समय क्या बोलते हैं? डायगोनल ग्रेन बोलते हैं। लेकिन जो वाइन हो आपका हो गया, वेन जो है, ये क्या है? आपका ओरिजिनल राउंडेड सरफेस है, ठीक है, क्या आपका ये ओरिजिनल राउंडेड सरफेस यही है, जिसे हम लोग वाइन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो पहले आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सेशन आपको लास्ट तक हेल्प करेगी एग्जाम तक, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें। वीडियो देखने से क्या होगा ना, आपको फायदा होने वाला है, ठीक है, आपको फायदा होने वाला, फुल देखा, ओवरऑल मिला के देखा जाए तो आपको ही फायदा होने वाला, आप ही का सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग फंडामेंटल लाइन ऑफ ए थियोडोलाइट, बताइए। मैं कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि थियोडोलाइट हो गया, डंपी लेवल हो गया आपका, थियोडोलाइट हो गया, डंपी लेवल हो गया, अगर टोटल स्टेशन हो गया। ये तीन टॉपिक ऐसा है जो आपको हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी पेपर रहे, चाहे एई का रहे चाहे जेई का रहे, आपको ये तीन टॉपिक से आपको एनी टाइम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि इसी एग्जाम के जैसे अभी अभी जो ये चल रहा है ना वन शॉट, इसी के बीच में कभी मैं आपको आपके लिए एक मैं वीडियो लाऊंगा, करीब आधा घंटा का होगा, ठीक है, आधा घंटा 30 मिनट का होगा, उसमें तीनों का, ठीक है, डंपी लेवल, थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन, तीनों का मैं एक, तीनों का तीन ट्रिक, मतलब एक एक ट्रिक में सारा कंप्लीट, एक ट्रिक में उसका फंडामेंटल भी, मतलब टेम्पोररी एडजस्टमेंट और आपका परमानेंट एडजस्टमेंट, दोनों आपको मैं याद कराने वाला हूँ, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब ना फिर हम आपको मैं बता पाऊंगा, आपके पास वीडियो पहुंचेगा, ठीक है। बताइए, ये क्वेश्चन तो आप लोग गलती करने का चांसेस नहीं कि आप लोग गलती कीजिएगा। अभी तक बताइए कि बीच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द फंडामेंटल लाइन ऑफ द ट्यूबलाइट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस, ये दोनों है, लाइन ऑफ कोलिमेशन एंड एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, ये भी सही है, द बबल एंड ऑफ द एल्टीट्यूड लेवल, ये भी सही है, मतलब तीनों इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सर्दी हो गया भाई, क्या करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द वेरिएशन ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का ग्राफ कैसे बनता है? इस टाइप से बनता है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ मिक्स विथ इंक्रीजिंग विटामिन, इंक्रीजिंग विटामिन कंटेंट विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताइए। विटामिन का वैल्यू इंक्रीज कर जा रहा है, तो उसको हम लोग इस ग्राफ से हम लोग कैसे समझ सकते हैं? देखिए इस साइड क्या रहा था आपका? स्टेबिलिटी, इस साइड क्या रहा आपका? विटामिन का परसेंटेज, विटामिन परसेंटेज, ठीक है। तो हम लोग इस ग्राफ से देख रहे हैं कि देखिए क्या हो रहा है ना, कि हो रहा है कि स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, स्टेबिलिटी डिक्रीज विद विटामिन कंटेंट इन इंक्रीज, विटामिन परसेंट विटामिन कंटेंट इंक्रीज, क्या ये सही है? नहीं, स्टेबिलिटी डिक्रीज नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा सा ठीक है, स्टेबिलिटी मोनोलिथिकली इंक्रीज विद विटामिन, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। स्टेबिलिटी इंक्रीज विथ विटामिन कंटेंट, विटामिन कंटेंट देन डिक्रीज। देखिए स्टेबिलिटी यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, देख रहे हैं ना,
स्टेबिलिटी का वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मतलब इसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, देन बिटवीन कंटेंट इज डिक्रीज, बिटवीन कंटेंट इज डिक्रीज। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये कितना किस टाइप का क्वेश्चन बनाया है। पहले इससे पहले क्या पूछता था कि पहले चार को इमेज दे देता था। अब बताइए कि पूछ देता कि इसमें से स्टेबिलिटी का कौन सा इमेज है, या फिर आपका फ्लो रेशियो का इमेज कौन सा है, या फिर जो आपका वॉइड रेशियो, वॉइड का जो है परसेंटेज वॉइड का जो ग्राफ है उसका ग्राफ कैसा बनता है। लेकिन अभी क्या कर दिया है, इसको यही जो आपका इमेज है इसी को आपको स्टेटमेंट वाइज में बना दिया है, ठीक है, एमसीक्यू के फॉर्म में, और आपको पूछ दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिजल्ट ऑफ रिंग बॉल टेस्ट ऑन ए बिटुमिन गिव्स इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ये सब क्वेश्चन लेट तो नहीं होना चाहिए, तुरंत तुरंत मार के आगे बढ़िए। बताइए ये क्वेश्चन बताइए, इन ए फ्लूड शियर स्ट्रेस टाउ इज म्यू, मतलब टाउ इक्वल टू क्या है, अरे यार टाउ इक्वल टू क्या होता है, म्यू डी यू अपन डी वाई, ठीक है। ये होता है, क्या दिया हुआ है इन एक्सप्रेशन एन इक्वल टू ग्रेटर देन वन, एन इक्वल टू ग्रेटर देन वन। बताइए इनमें से कौन सा फ्लूड है इसका, तो आप लोग इसका ये आप लोग पढ़े ही होंगे। आपका ये एक होता है, ये होता है, मैं आपको इसका नाम भी मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोलते हैं जी, इसको क्या बोलते हैं बताइए, न्यूटोनियन फ्लूड। इसका क्या होता है, एन इजकल टू जीरो, ठीक है, एन इजकल टू जीरो। और ये आपको क्या, एन ग्रेटर देन वन, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टेन फ्लूड, डाइल्यूटेंट फ्लूड, डाइल्यूटेंट फ्लूड, क्या इसको बोलते हैं, डाइल्यूटेंट फ्लूड, डाइल्यूटेंट फ्लूड, ठीक है। एन इजकल टू ग्रेटर देन वन, डेल्टेन फ्लूड। हमको इतना जानने की जरूरत नहीं है, अगर उतना जानने की जरूरत तो मैं बता सकता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए इस लाइन को क्या बोलते हैं बताइए, इसको क्या बोलते हैं, पिसोडोप्लास्टिक, पिसोडोप्लास्टिक। इसका क्या होता है, एन इजकल टू लेस देन वन और एन इजकल टू लेस देन वन। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, बिंघम प्लास्टिक, बिंघम फ्लूड, बिंघम फ्लूड। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका एन इक्वल टू जीरो होता है, इसमें एन ग्रेटर देन वन, ठीक है। इसमें इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थिक्सोट्रोपिक। कभी ऐसा, कभी 10 मिनट का मैं सीरीज लाऊंगा तो इसके बारे में, इसका एग्जाम्पल, जो कि एग्जाम्पल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेहेपोथिक, ठीक है। ये आपको क्या हो गया, आइडियल फ्लूड, ठीक है। आपको ये हो गया डी यू अपन डी वाई। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाउ। ये आपका प्लास्टिक फ्लूड हो गया, ये प्लास्टिक फ्लूड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्या है, व्हीकल डैमेज फैक्टर एज गिवन बाय आईआरसी। बताइए व्हीकल डैमेज फैक्टर इनमें से कौन मेथड दिया है, वेस्टरगार्ड एनालिसिस करने से हमको समझ में आता है कि उसमें हम लोग यूज करते हैं व्हीकल डैमेज फैक्टर को, या फिर सीबीआर मेथड से, या फिर डिजाइन ऑफ ड्रेनेज। ये तो आप लोग इतना तो जरूर जानते होंगे, ये दोनों तो होगा ही नहीं, सीधा ऑप्शन एलिमिनेशन से ये दोनों में कंफ्यूज होगा। देखिए व्हीकल डैमेज फैक्टर जो होता है ना, ये हम लोग इसका यूज करते हैं, मेनली हम लोग यूज करते हैं किसमें, सीबीआर टेस्ट में यूज करते हैं, ठीक है। वेस्टरगार्ड में नहीं यूज करते हैं, किस में यूज करते हैं हम लोग, सीबीआर टेस्ट में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है, द ज्वाइंट पैरेलल टू द सेंटर, ऑफ कंक्रीट रोड आर कॉल्ड। बताइए एक ज्वाइंट है जो का सेंटर के पैरेलल है, ठीक है, कोई कंक्रीट पेमेंट है, उसका ज्वाइंट और उसका जो ज्वाइंट है किसके पैरेलल है, आपका सेंटर ऑफ द पैरेलल टू द सेंटर लाइन के पैरेलल है, उसमें क्या बोलते हैं, लोंगिट्यूडिनल ज्वाइंट। इसमें कितना मार देंगे, आपका सरकारी ऑप्शन डी, जो कि सरासर गलती होगा और जल्दी से नंबर कटेगा, बहुत जल्दी नंबर कटेगा, ठीक है। तो
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए सिंप्लीफाई ASTM फील्ड मेथड फॉर मेजरिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ प्लास्टिक कंक्रीट। बताइए इनमें से कौन सा मेथड है जो कि फील्ड मेथड है और हम लोग मेजर करते हैं कि जो मेजर करता है कंसिस्टेंसी ऑफ प्लास्टिक कंक्रीट। बताइए प्लास्टिक कंक्रीट के लिए फील्ड मेथड आप लोग ये जानते हैं कि ये फील्ड मेथड है? नहीं है। फनल टेस्ट ये भी नहीं है, फ्लो टेस्ट ये भी नहीं है, लेकिन हम लोग कैलिबर टेस्ट जो हम लोग जानते हैं ये आपका फील्ड मेथड है। ठीक है, ये क्या मेजर करता है? कंक्रीट का जो प्लास्टिक जो स्टेज रहता है उसको मेजर करता है। ये देखिए इस टाइप का होता है, ये आपका इस टाइप ऐसे होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर आपका इसका हैंडल टाइप में होता है। ठीक है, और यहाँ जो आपका ये होता है इसका जो हेमस्फेयर इसको बोलते हैं, ये आपका इस टाइप से होता है। अरे यार ये आपका हेमस्फेयर आपका इस टाइप से होता है। ठीक है, इसका जो 15 सेंटीमीटर का ये होता है। ठीक है, इसका जो वेट होता है आपका 13.5 kg का होता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो गया? ये कैलिबर टेस्ट हो गया। ठीक है, क्या ये कैलिबर टेस्ट है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट ए कंसिडर्ड इन इवेलुएटिंग पोटेंशियल साइट्स फॉर ए डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट बाय लैंड फिलिंग बाय लैंड फिलिंग। बताइए इनमें से कौन सा मेथड हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं फॉर लैंड फिलिंग के लिए? कौन? क्या अवेलेबल लैंड एरिया, ये तो सही है, लैंड फिलिंग के लिए तो आपका एरिया कंसिडर करते हैं। सॉइल कंडीशन एंड टोपोग्राफी सही, ये भी सही है आपका। ह्यूल डिस्टेंस ये भी जरूरी है, लेकिन साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। भाई थोड़ा गला प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उतना माइंड नहीं करना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा और बेहतर बोलने का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और मैं आपसे एक और बात बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग जाइए स्टडी, इसका मैं शॉर्ट बनाया हूँ। ठीक है, करीब 20-25 मिनट का होगा, जो कि बहुत मस्त मैं ट्रिक के माध्यम से, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि ट्रिक के माध्यम से मैं बताया हुआ हूँ, जो कि बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल टाइप में लग रहा है कि नहीं कितना भारी है, गलत होने का चांसेस ज़्यादा है, जो कि मैं बहुत ही मतलब यूं ही आपको बता दिया हूँ ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग जाइए और देखिए वीडियो को, चैनल में विजिट कीजिए स्टडी विथ सिविल MCQ। ठीक है, विजिट कीजिए, और ये टॉपिक स्पेशल इसमें बनाया हुआ, ये आपका एक्वाडक्ट, साइफर एक्वाडक्ट, सुपर पासेज, ये सारे है ना, सारे उसमें ट्रिक के माध्यम से मेंशन किया गया है। अब विथ कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चन, किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, अब मैं उस ट्रिक को अप्लाई करके मैं बताया हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप लोग जाइए और वीडियो को देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ इसको। ठीक है, चलिए हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं। अरे यार पेन, देखिए हम लोग ट्रिक क्या पढ़े थे, हम लोग आप इसमें हम लोग इस टॉपिक में 2 ट्रिक पढ़े थे। एक होता है ADC था जी, हाँ CDA था। ठीक है, एक ट्रिक आपका CDA, आपको मैं इसी ट्रिक से इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। C से क्या होता है जी? कैनाल। D से क्या होता है? ड्रेन। A से क्या होता है? एक्वाडक्ट। ठीक है, चलिए मैं इसको मैं अप्लाई करके देखता हूँ कि ये सही में अप्लाई होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या है, अरे यार यहाँ थोड़ा बनाता है, देखिए ये आपका कैनाल है। ठीक है, कैनाल ऊपर है, ड्रेन नीचे है। तो हम लोग जानते हैं कि कैनाल में एलवेज क्या होता है? फुल सप्लाई लेवल। कैनाल में हमेशा क्या होता है? फुल सप्लाई लेवल, फुल सप्लाई लेवल। देखिए इसमें वैल्यू दिया होगा, कैनाल कैनाल का बेड लेवल दिया हुआ है, कैनाल का फुल सप्लाई लेवल कितना है? 1.6। कैनाल बेड लेवल कितना दिया हुआ है? कैनाल बेड लेवल प्लस 131.6, और क्या दिया हुआ है?
कैनाल बेड लेवल हो गया, कैनाल फुल सप्लाई लेवल हो गया, फिर आपका ड्रेन बेड लेवल DBL कितना दिया हुआ आपका 129.5 मीटर। ठीक है, अब हाई फ्लड लेवल दिया, हाई फ्लड लेवल जो कि कितना है प्लस 131.6 मीटर। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं कि देखिए कैनाल में हमेशा फुल सप्लाई लेवल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा FSL जो कि कितना दिया हुआ 1.6 मीटर। ठीक है और हम लोग देखते हैं कैनाल का बेड लेवल कितना दिया हुआ, कैनाल का बेड लेवल है, कैनाल बेड लेवल प्लस 131.6 मीटर। ठीक है, और देख रहे हैं ड्रेन बेड लेवल। ठीक है, हाई फ्लड लेवल, हाई फ्लड लेवल इट मीन्स क्या बोल रहा है कि हाई फ्लड लेवल जब भी आएगा तो ये जो कैनाल का जो कैनाल बेड लेवल दिया हुआ है ना, इससे ऊपर फ्लो करेगा। ठीक है, मतलब ये आपका फ्लड हो गया। ठीक है, कितना हाई फ्लड लेवल यहाँ पे आएगा, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ, वैल्यू आपका हाई फ्लड लेवल का, हाई फ्लड लेवल 131.6 दिया हुआ है। ठीक है, 131.6 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये अब कंसीडर, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन चला गया आप किस में, हम लोग जान रहे, देखिए ये जो फॉर्मूला, ये जो ट्रिक है, इसमें दो कंडीशन अप्लाई हुआ है। ठीक है, कौन कौन, एक्वाडक्ट, अगर ये वैल्यू हाई फ्लड लेवल का वैल्यू अगर कैनाल बेड लेवल से नीचे रहता तो वो क्या होता, एक्वाडक्ट होता। ठीक है, अगर हाई फ्लड लेवल का वैल्यू प्लस इसका वैल्यू से कैनाल बेड लेवल से नीचे रहता तो क्या होता, एक्वाडक्ट। लेकिन हाई फ्लड लेवल, देखिए क्या था ना इसमें हमको आपको इसके बारे में एक इक्वेशन भी मैंने बताया था। ठीक है, इक्वेशन क्या है कि देखिए हाई फ्लड लेवल इज ऑलवेज ग्रेटर देन कैनाल बेड लेवल। ठीक है, हाई फ्लड लेवल इज ग्रेटर देन कैनाल बेड लेवल एंड हम लोग बोल सकते हैं कि जो कैनाल बेड किसका बेड लेवल ऑफ कैनाल। ठीक है, बेड कहाँ गया, बेड लेवल ऑफ कैनाल बेड लेवल इज ग्रेटर देन ड्रेन बेड लेवल। ठीक है, तो ये जो कंडीशन आपको आप सेटिस्फाइड करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैफन एक्वाडक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है आ रहा है। देखिए हाई फ्लड लेवल कितना दिया हुआ है 1.6, कैनाल बेड लेवल कितना है, यहाँ देखिए कैनाल बेड लेवल 131, हाई फ्लड लेवल ज्यादा है जी, हाई फ्लड लेवल ज्यादा है कैनाल बेड लेवल से, हाई फ्लड लेवल ज्यादा है ना। देखिए ये आपका ये कंडीशन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मैं उसमें आपको जो बताया हूँ उसमें मतलब ये क्या बोलते हैं ट्रिक साथ में साथ बताया हूँ, और साथ साथ मैं इक्वेशन भी दिया हूँ। अगर उस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है इट मीन्स वो सही है। तो इसमें से ये जो कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये कंडीशन आपका किसमें जा रहा है, आपका साइफोन एक्वाडक्ट में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग आइडेंटिफाई द कन्वेंशन टाइप ऑफ इंजीनियरिंग ट्रेड। बताइए कि जो फिगर किसका, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, कंक्रीट है, वुड है, मेटल है, ग्लास है, ये ग्लास है। देखिए नेक्स्ट क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड यूज फॉर चेकिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ लाइम। बताइए लाइम के लिए कौन सा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, IS 456 2010 262। ये तो आपका कंक्रीट मिक्स डिजाइन हो गया, 10 262 तो होगा नहीं सकता, ये दोनों में हो सकता है। ठीक है, 2907 या फिर 6923। तो हम लोग जानते हैं ये जो चेप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ लाइम के लिए, ठीक है, लाइम के लिए एलवेज हम लोग क्या यूज करते हैं 6923, IS कोड 1973। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ए मिक्स ट्रैफिक कंडीशन। अरे यार कैसे हो गया ये, देखिए क्या है ना, फॉर ए मिक्स ट्रैफिक कंडीशन, अरे यार
रेट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर हॉरिजॉन्टल हाईवे कर्व ऑफ रेडियस इतना दिया हुआ है एंड स्पीड इतना दिया हुआ है। बताइए मिक्स ट्रैफिक कंडीशन में इसका फॉर्मूला क्या होता है जी? ई प्लस एफ इजकल टू बी स्क्वायर बाई जी आर। ये हम लोग पढ़े हैं ना फॉर्मूला। तो हमको क्या चाहिए? हमको सुपर एलिवेशन ई चाहिए। ई इजकल टू क्या करेंगे हम लोग? कितना दिया हुआ देखिए तो, बी स्क्वायर भी कितना दिया हुआ? 100 गुना 100। सीधे यही फॉर्मूला लगाइए ना, ई इजकल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 225 आर। यहाँ से भी निकल जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ से भी निकल जाएगा लेकिन थोड़ा सा इजी इसमें होगा। 225 इंटू आर। आर कितना है जी? 500। 100 गुना 100 डिवाइडेड बाई 225 गुना 500। सॉल्व कीजिए इसको। 2 जीरो खत्म हो गया। 5 से 20 25 100। इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0.089। मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बताइए। ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग से गलती होने का चांसेस नहीं है, आप लोग गलती भी नहीं करेंगे हमको जहां तक लग रहा है। देखिए कंटूर लाइन क्रॉस वैली लाइन एट 90 डिग्री, सही है। कंटूर लाइन क्रॉस रिज लाइन एट 90 डिग्री, ये भी सही है। कंटूर लाइन आर वाइडली स्पेस वेयर ग्राउंड आर स्टीप, रॉन्ग। स्टीप नहीं, ये जेंटिल स्लोप, तब जाके ये स्टेटमेंट सही होता। तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा इज द ट्रू। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड फॉर ए कंस्ट्रक्टिंग ए रेलवे ट्रैक ऑफ 640 मीटर। कितना है? 640 मीटर डिवाइडेड बाई एक मिनट इसको हम कैसे बनाते हैं। देखिए जितना दिया हुआ, जैसे यहाँ पर 640 मीटर दे दिया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक और इस टाइप से वैल्यू देता है कि 1 किलोमीटर देता है, ठीक है, तो सीधे आपको क्या करना से देखिए, अगर 640 किलोमीटर दिया हुआ था, 640 डिवाइडेड बाई ब्रॉड गेज 13 से इसको सॉल्व कीजिए। 13 पचे 65, 13 चौक 13 39, 13 चौक 52, 4 मरते 52। इसको काटिए, कितना आएगा? 13 चौक 52। उसके बाद तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये 49 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 49.2 से आता है, 49.2 आता है समथिंग। तो इसको हम लोग 50 कंसीडर करते हैं। ठीक है, 50 मेरा आ गया। अब क्या करते हैं देखिए, 50 आ गया। अब कितना? m + 5 है। m कितना है? m + 5 13, ब्रॉड गेज 13 + 5 कितना हो गया? 18। 18 पचे 90, 900 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया। मतलब ये मेरा तरीका है। आप लोग किस टाइप से बनाते हैं, आप लोग वही सुटेबल, जिसमें आप कंफर्टेबल है आप उसी तरह कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मेरा बताने का तरीका, ये बताने का तरीका मेरा यही है कि देखिए अगर यहाँ पर अगर जितना भी डिस्टेंस दिया है, इसे मेजरली देता है यहाँ पर 1 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर का आपको 1 किलोमीटर को डिवाइड कीजिए 13 से। ये तो आपको आप लोग जो नए भी हैं, आप पुराने भी हैं, तो ये स्टेटमेंट ये मतलब ये स्टेप करते ही करते हैं। इतना आ गया, उसको अप्रोक्स में जितना आता है उसको मान लेते हैं। उसके बाद हमको क्या करते हैं कि m + 5 दिया हुआ है, तो m + 5 है, m + 7, m + 2 है, कुछ भी है, उसको तुरंत m को क्या कीजिए, m को मानिए जो ब्रॉडगेज दिया हुआ है, इंटू प्लस कीजिए। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगा आपको, और यहाँ जो वैल्यू अप्रोक्स में आया था, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, उसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्या है कि एज पर आई एस द इंटरनल डायमीटर एंड हाइट ऑफ द स्टील डॉली यूज इन कोर कटर मेथड। बताइए कोर कटर जो टेस्ट होता है उसका इंटरनल डायमीटर कितना होता है?
10 सेंटीमीटर, ये तो आप लोग सही है, ये तो जान रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर होता है, ये तो होता नहीं है 10 सेंटीमीटर। लेकिन क्या बोल रहा है उसका इंटरनल इंटरनल डाया एंड हाइट कितना होता है उसका, इंटरनल डाया कितना और हाइट कितना होता है बताइए। इसका इंटरनल डाया आपका 10 सेंटीमीटर होता है इसका, एंड जो इसका हाइट होता है आपका 2.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि ऑन द हाईवे, ऑन ए सेक्शन ऑफ ए हाईवे द स्पीड डेंसिटी रिलेशनशिप इन ए लिनियर विथ गिवन, जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, v इजकल टू 80 - 2/3 के, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें v क्या आपका, v आपका लिया हुआ इसमें क्या है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है v, और k जो होगा, k जो दिया हुआ है व्हीकल पर किलोमीटर। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन, बताइए कैपेसिटी निकालने के लिए बोल रहा है, कैसे निकलेगा जी, कैसे निकलेगा। देखिए एक हम लोग जानते हैं जैम डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, मैक्सिमम फ्लो का, फॉर मैक्सिमम फ्लो कैपेसिटी ऑफ, कहाँ गया, कैपेसिटी फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है, VF इंटू KJ डिवाइडेड बाई 4, ये होता है ना। तो VF क्या हो गया आपका, KJ क्या हो गया, जेम डेंसिटी, जेम डेंसिटी, ये क्या होता है आपका, इसका मैक्सिमम डेंसिटी कितना होता है, मैक्सिमम डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी 0 होता है एट 0 स्पीड, मैक्सिमम डेंसिटी एट 0 स्पीड। ठीक है, जेम डेंसिटी हो गया। आपका जो VF आ गया, उसकी क्या बोलते हैं हम लोग, VF को क्या बोलते हैं, VF हम लोग क्या बोलते हैं, मीन स्पीड, मीन स्पीड। ये जो होता है इसका मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड एट 0 डेंसिटी। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग जो मेरा इक्वेशन ये है इसमें हम लोग के जे जो मेरा जेम डेंसिटी है इसके टू 0, हम लोग 0 पुट करते हैं। ठीक है, मतलब v इजकल टू 0, v इजकल टू हम लोग 0 पुट करेंगे अगर, तो देखिए क्या होता है, 0 इजकल टू कितना होगा, 80 इंटू 3 डिवाइडेड 2/3, 2/3 इंटू क्या होगा 0, KJ है ना, K है, KJ मतलब ये 0 हो गया, यहाँ से कितना आएगा, सॉरी ये 0 नहीं होगा, एक मिनट, ये आपका K है। ठीक है, KJ इजकल टू हम लोग मतलब जेम डेंसिटी हम लोग 0 किए हुए हैं, तो ये कितना आएगा, 8 या 24 तो 140 और माइनस, ये माइनस में ना, वही तो बोल रहे हैं माइनस, यहाँ माइनस है। ठीक है, ये इधर से गुना हो जाएगा तो 8 या 24 माइनस 2K। ठीक है, 8 या 24 माइनस 2K, तो K इजकल टू कितना होगा, K इजकल टू हम लोग बोल सकते हैं K इजकल टू 120 होगा किलोमीटर, सॉरी व्हीकल पर किलोमीटर। ठीक है, व्हीकल पर किलोमीटर, ये आपका किया गया। ठीक है, मतलब जैम डेंसिटी आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो VF दिया हुआ आपका क्या, मीन स्पीड जो दिया हुआ इसका हम लोग इसको भी मीन स्पीड के कितना है जी, क्या है VF, VF इजकल टू हम लोग 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या होगा देखिए, VF इफ VF एट K इजकल टू 0, K इजकल टू 0 कितना इसका होगा, तो VF इजकल टू हो जाएगा 80 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू K इजकल टू 0, 0 हो गया, तो ये टर्म तो पूरा 0 हो गया,
तो वी एफ जो होगा, वी एफ इजकल टू 80, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तब वो क्यू मैक्स चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम डेंसिटी चाहिए। तो कैसे निकलेगा ये फॉर्मूला का शुरू फॉर्मूला जो बताए थे, ये वाला इसमें बैठा दीजिए। कितना हो जाएगा, वी एफ कितना है, वी एफ आपका 80 आ गया, इंटू के जी कितना आया है 120 डिवाइडेड बाई 4, 4 से काटिएगा, 4 दूनी 8 और 12 दूनी 24 क्यू मैक्स, क्यू मैक्स, ठीक है। समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। ए यूनिट ऑफ प्रेशर, ए यूनिट ऑफ प्रेशर 1 mm ऑफ एच जी इज इक्वल टू, बताइए प्रेशर का यूनिट क्या होता है। और देखिए प्रेशर का यूनिट को हम लोग बार भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, बार भी बोलते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और टॉर भी बोलते हैं, TORR, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। देखिए इन रेल ट्रैकिंग द स्क्रू स्पैक्स विथ ए डायमीटर ऑफ 20 mm आर कॉल्ड, बताइए स्क्रू स्पैक्स हम लोग क्या होता है, पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए स्क्रू स्पैक्स क्या होता है ना, कि जब भी आपका जो स्लीपर है, ठीक है, जो स्लीपर है और उस पर जो आपका रेल है, तो रेल को दोनों को कनेक्ट करके अच्छा से रखता है, ठीक है। अगर जब उस पर ट्रेन मूव करती है तो उसको मूव होने नहीं देता है, ठीक है, मतलब किसको, जो जो मेरा रेल है, रेल को थोड़ा सा मतलब हिलने डुलने नहीं देता है, उसको पकड़ के रखता है, जंट मतलब बहुत मतलब हैवी से उसको पकड़ के रखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रू स्पैक्स, जो कि आपका प्लेट, उसे क्या बोलते हैं, ये क्या बोल रहा है, द रेल ट्रैकिंग द स्क्रू स्पैक्स विद डायमीटर ऑफ 20 mm आर कॉल्ड प्लेट स्क्रू, ठीक है। आपका जो रेल है और जो आपका स्लीपर है, उसके बीच में जो हम लोग एक प्लेट प्रोवाइड करते हैं ताकि दोनों को अच्छा से होल्ड कर सके, ठीक है, दोनों को पकड़ सके, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट स्क्रू। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए इसका। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार कराया हूँ, ठीक है, बहुत बार, अभी हमको लगता है ये चौथा बार है, ठीक है। मास्टर सीरीज में सेम क्वेश्चन आया हुआ था, सेम क्वेश्चन मास्टर सीरीज में पूछा गया, और सेम क्वेश्चन आपको DDA में भी आया हुआ है। तो इसका सोल्यूशन करा दें या फिर डायरेक्ट आंसर बता दें, बताइए सोल्यूशन कराना सही रहेगा या फिर आपको डायरेक्ट इसका ये कर दूं, आंसर बता दूं। चलिए हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं, अच्छा रहता है थोड़ा सा। देखिए ये क्वेश्चन को लोग समझते हैं। देखिए क्या है कि द ग्रोस कमांड एरिया, ठीक है, द ग्रोस कमांड एरिया फॉर ए डिस्ट्रीब्यूटरी इज 6000 हेक्टेयर, 80% ऑफ विच ए कल्चरेबल कमांड एरिया, द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर ए रबी क्रॉप्स 50% दिया हुआ है, एंड खरीफ क्रॉप को कितना दिया हुआ है, 25% दिया हुआ है। इफ द एवरेज ड्यूटी एट द हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी इज 2000 हेक्टेयर पर क्यूबिक फॉर ए रबी क्रॉप्स एंड 1000 हेक्टेयर पर क्यूबिक फॉर ए खरीफ क्रॉप, फाइंड द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड, डिस्चार्ज पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे पहले ग्रोस कमांड एरिया। ग्रोस कमांड एरिया कितना दिया हुआ आपको, मेरा 6000 दिया हुआ है, ठीक है, 6000 आपका हेक्टेयर है। तो इससे हम लोग पहले क्या निकालेंगे, आपका हम लोग कल्चरेबल कमांड एरिया निकालेंगे। कितना होगा, 6000 इंटू 80%, कितना होगा, 8 छक 48, 8 छक 48, 8 छक 4800 हेक्टेयर, ये मेरा आ गया क्या, कल्चरेबल कमांड एरिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कल्चरेबल कमांड एरिया में दो द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ऑफ रबी क्रॉप्स का इंटेंसिटी कितना है, 50%। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे फॉर रबी क्रॉप्स कितना है इसका, 50% दिया था, 0.5 गुना कल्चरेबल कमांड एरिया, कितना आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, इसे सॉल्व कीजिए, कितना आएगा
इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका 2400 हेक्टेयर आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 2400 हेक्टेयर। इसी तरह हम लोग निकालेंगे किसका? फोर ए, ये हो गया रबी का। फिर खरीफ का, खरीफ क्रॉप्स का कितना आएगा? कितना परसेंट दिया खरीफ क्रॉप का? 25%। 0.25 इंटू 4800 हेक्टेयर। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? 1200 हेक्टेयर। ठीक है, मेरा दोनों का इंटेंसिटी आ गया। अब हम लोग का क्या दिया हुआ है? अब हमको दिया हुआ कि हमको निकालना है डिस्चार्ज। ठीक है, यहाँ फाइंड हमको डिस्चार्ज निकालने के लिए बोल रहा है। तो डिस्चार्ज हम लोग लिखेंगे, डिस्चार्ज यहाँ लिखेंगे डिस्चार्ज रिक्वायर्ड, डिस्चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रबी क्रॉप्स, रबी सीजन में कितना होगा? मेरा डिस्चार्ज कैसे निकलेगा? मेरा एक एरिया कितना दिया हुआ है? 2400 इंटू इंटेंसिटी कितना आपका? इंटेंसिटी से कितना देखिए तो, रबी का इंटेंसिटी आपका है, कहाँ गया जी? ये द एवरेज ड्यूटी, और ड्यूटी ना, यहाँ तो हम लोग इंटेंसिटी निकलते हैं। ड्यूटी कितना है रबी का? 2000 हेक्टेयर, 2000 हेक्टेयर। ठीक है, 2000 हेक्टेयर। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? 1.2 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आ गया डिस्चार्ज किसका? रबी का। ठीक है, रबी का आ गया। इसी तरह हम लोग निकालेंगे किसका? खरीफ का। खरीफ का कितना निकलेगा? कितना दिया हुआ आपका इसका? टोटल इंटेंसिटी कितना है इसका? 1200 डिवाइडेड बाई इसका कितना है आपका? ड्यूटी कितना दिया हुआ आपका? 1000। 1000 इसका कितना आएगा? 1 पॉइंट, इसका भी 1.2 मीटर क्यू आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 1.2 मीटर क्यू। तो मेरा जो डिस्चार्ज आ गया, डिस्चार्ज मेरा कितना आ गया? 1.2 मीटर क्यू। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हमसे डिस्चार्ज पूछा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? अगर समझ में आ रहा होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देन शेयर करें। क्योंकि जब सब्सक्राइब आप लोग नहीं कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा, तो थोड़ा सा मनोबल इंसान का टूट जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब दबा के करें, लाइक भी दबा के करें। क्योंकि आप लोग के लिए मैं जो कमिटमेंट किया हूँ कि जितने भी मेरे भाई लोग हैं DDA का फॉर्म भरे हुए हैं, मैं एग्जाम तक आपके लिए मैं सपोर्ट करूंगा, एग्जाम तक मैं लगे रहूंगा। ठीक है, और आपको भी साथ देना है। ये नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ फिर आप लोग वीडियो देखेंगे नहीं, क्वेश्चन का लेवल देखिएगा नहीं, तब फिर कैसे समझ में आएगा? इसलिए आप लोग भी लगे रहे चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग IS कोड डील्स विद ए मेथड ऑफ कंडक्टिंग वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट ऑफ स्टोन के लिए बताइए कौन सा इसको उसका IS कोड क्या है? टेस्ट ऑफ स्टोन का IS कोड क्या है जी? बताइए। ये तो आप लोग पढ़े होंगे, कितना बार पढ़े होंगे? 1124 सीधा बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए इसको मैच कर दीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन में जो आपको पहले याद है पहले उसको मैच कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि आपको DO याद है। DO क्या होता है आपका? विंगलर मेथड से फाइंड करते हैं। DO C का फर्स्ट, देखिए तो C का फर्स्ट है, देखिए तो एक ही ऑप्शन में है। ये सब कभी कभी मतलब लक बाई चांस की सीधे आपको एक ऑप्शन में मिलता है, उसको सीधे मारिए और आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्या है। द इरिगेशन मेथड वेयर ओनली 1/5 to a 1/2 of the land surface is wetted by a water resulting is less evaporation and less flooding of a soil is called, क्या बोलते हैं उसको? फ्यूरो फ्लडिंग। फ्यूरो फ्लडिंग में इसको आप लोग देखे होंगे, फ्यूरो फ्लडिंग आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग विजुअलाइजेशन भी कर लिए होंगे। आप लोग देखेंगे आलू का, हम लोग आलू का खेती करते हैं। आलू कैसे हम लोग लगाते हैं? आप लोग, अरे यार एक मिनट, आलू हम लोग कैसे लगाते हैं? आलू का फसल हम लोग कैसे करते हैं? आलू हम लोग कैसे मतलब उसको प्रोडक्शन करते हैं? आप लोग देखो कि उसका एक मेन स्ट्रिप होता है, जहाँ से मेन पाइप मतलब मेन लाइन है जहाँ से वो पानी आता है। उसके बाद मान के चल, देखिए एग्जाम्पल से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये आपका मेन पाइप हो गया। ठीक है, यहाँ से पानी आ रहा है। ठीक है, और यहाँ हम लोग, ये मेरा रहता है डीचेज। ठीक है, डीचेज। ठीक है, इस टाइप में रहता है। इस टाइप में रहता है। ठीक है, इधर से पानी आता है, पानी खोलिएगा।
ठीक है, पानी खोलिएगा, मेरा यहाँ पौधा लगा हुआ, ठीक है, ये जो रीच पॉइंट है ना इसका, यहाँ मेरा पौधा लगा हुआ, आलू का पौधा, ठीक है। तो मेरा इधर से पानी आएगा, यहाँ खोलिएगा, यहाँ भरिएगा, ठीक है। और ये पानी यहाँ जो मिट्टी है, इस मिट्टी को काट के यहाँ लगाइएगा, ठीक है। इस मिट्टी को काट के यहाँ लगाइएगा, तो यहाँ पानी इसमें सारा चल जाएगा। फिर इसको यहाँ, ये जो मिट्टी यहाँ काटे, इन मिट्टी को काट के यहाँ लगाइएगा, फिर पानी आगे आएगा, फिर यहाँ पर आप लोग लगाइएगा। मतलब ये देखिए, इसी को बोलते हैं फ्यूरो इरिगेशन मेथड, ठीक है। फ्यूरो इरिगेशन मेथड हम लोग इसी को बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? इससे क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम में भी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, तो कॉन्सिडेंट डेप्थ बताइए क्या होता है। डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। नहीं तो आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, हमको जहां तक लगता है। एज पर IRC 456 द परमिसिबल लिमिट फॉर सल्फेट कितना होता है बताइए। सल्फेट का 2000। 3000 किसका होता है? इनऑर्गेनिक। 400 किसका होता है? 2000 किसका होता है? 2000 किसका होता है जी, बताइए। थोड़ा आप लोग भी हेल्प कीजिए, समझे तो तब ना फिर थोड़ा सा मजा आएगा। बताइए 400 किसका होता है? 400 सल्फेट्स। ओहो सॉरी। एज पर IRC द मैक्सिमम परमिसिबल S2 सल्फेट्स का है ना। ओ अच्छा, हमको लोग क्लोराइड है यार, सॉरी। इसका आंसर आपका 4000 होगा, सॉरी 400 होगा, ठीक है। ये ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। कितना होगा? ओ ये आपका जानता है, ये ऑर्गेनिक का होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉरी ऑर्गेनिक का, ये ऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक कितना परसेंट रहता है? 200 mg पर लीटर, ये आपका लीटर में है, ठीक है। इनऑर्गेनिक कितना रहता है? 3000। आपका सल्फेट जो है, आपका सल्फेट आपका 400 है, सल्फेट समझे। सल्फेट आपका कितना है? 400। और 2000 कितना है? 2000 किसका रहता है आपका? क्लोराइड का। क्लोराइड 2000 आता है। अगर 500 रहा क्लोराइड फॉर प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और 500 किसका रहता है? आपको रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। समझ में आ गया? ये टेबल है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एज पर IRC 1742, ठीक है। एज 1742 नॉर्मली ए सीवर शेल बी डिजाइन फॉर ए डिस्चार्जिंग टैंक फॉर ड्राई वेदर कंडीशन। बताइए ड्राई वेदर कंडीशन में हम लोग क्या डिजाइन फॉर ए डिस्चार्जिंग टैंक फॉर ए ड्राई वेदर कंडीशन हम लोग कितना वैल्यू लेते हैं? कितना उसका होता है? मिनिमम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी 0.75, 3 टाइम्स ऑफ 0.75। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एज पर IRC 800 2007, पता ये इसका वैल्यू तो आप लोग याद ही होगा। ABCD कितना होता है? ए का कितना होता है जी? ए का, AB का पूछ रहा है, CD का कितना था? 29, 34, 49, 76, ठीक है। इम्परफेक्शन फैक्टर, ठीक है। तो इसका कितना हो गया? क्लास बी का पूछा था, क्लास बी में कितना? 34 इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है। एज पर IS कोड प्रोविजन द टॉलरेंस ऑन प्लेसमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट इन ए स्ट्रक्चरल मेंबर हैविंग इफेक्टिव डेप्थ मोर देन 200 mm। बताइए मोर देन डेप्थ कितना है? 200 mm मोर है, तो इसके लिए हम लोग कितना टॉलरेंस लिमिट लेते हैं? 15। अरे ये कैसे आपका रहा? अप टू 200 रहा। अगर यही किसी आपका डेप्थ रहा, जो आपका ये जो डेप्थ दिया हुआ है इफेक्टिव डेप्थ 200 mm या फिर इससे कम है, या फिर और लेस है, इससे लेस है। इस कंडीशन में इस कंडीशन में जो इसका जो टॉलरेंस लिमिट होगा कितना होगा? प्लस 10 mm। कितना होगा? प्लस माइनस 10 mm। यहाँ प्लस माइनस है, प्लस माइनस 10 mm। तो इसका कितना हो गया आपका? ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 15। सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, कभी आपको ये पूछ देगा, कहीं आपका ये पूछ देगा। डेप्थ, अगर डेप्थ ज्यादा रहा 200 mm से, अगर डेप्थ ज्यादा रहा तो उसका वैल्यू कितना, उसका टॉलरेंस लिमिट कितना हो जाएगा? 15 mm। अगर डेप्थ अप टू द 200 रहा या फिर 200 से कम रहा, उसका टॉलरेंस लिमिट कितना होगा? 10 mm, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
पेनमम इवो क्या है, पेनमम इवो ट्रांसपोरेशन, पेनमम इवोपो ट्रांसपोरेशन इक्वेशन इज बेस्ड ऑन एनर्जी बैलेंस मास ट्रांसफर, एनर्जी बैलेंस मास ट्रांसफर अप्रोच पे ये बेस्ड है। देखिए क्या है कि रिवाइज एस्टिमेट बताइए, मैं ये सब सारा क्वेश्चन मैं कराया हूँ, सारा ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपको नहीं मतलब देखा हुआ नहीं लगेगा, सारा क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है और सारा मैं कराया हूँ, ठीक है। रिवाइज एस्टिमेट इज प्रिपेयर when the original estimate is 10%, sectional estimate 10% wrong, revised estimate is more than up to the 7% wrong, original sanction is estimated exceed by 10% 1% be wrong, original sanction estimate is exceed by 5%, option number D is the correct answer। coefficient of regularity as it defined by law is dependent on, किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड, डेंसिटी, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ एंड बाउंड्री मटेरियल, क्या ये सही है? ग्रेड एंड बाउंड्री पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? कोफिशिएंट ऑफ रेगुलरिटी, जानिए कि कोफिशिएंट ऑफ रेगुलरिटी जो डिपेंड करता है ऑलवेज किस पे, ग्रेड एंड इंटेंसिटी, ग्रेड एंड इंटेंसिटी ऑफ ए बाउंड्री मटेरियल, ठीक है। बाउंड्री का जो मटेरियल है, हम लोग लेसी थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे उसका डिफेक्ट क्या है, ड्रॉबैक क्या है, और सारा हम लोग उसके बारे में जानेंगे, जो कि बहुत मस्त, उस टॉपिक से भी आपको एक नए क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है और मतलब आता है, अच्छा क्वेश्चन है। कितना होगा जी? इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ के बेस पे इसको बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सेट कीजिए, किसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, उसी तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे कम किसका होता है, सबसे ज़्यादा किसका होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग से मैं एक्सपेक्ट भी करूँ कि आप लोग ऐसा क्वेश्चन कभी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए द यूनिट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कोफिशिएंट इज कितना होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना वैल्यू होता है इसका, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, याद रखिएगा ट्रांसमिसिबिलिटी का। ए मेटेलिक रॉड ऑफ 10 mm डायमीटर बेंड इन ए सर्कुलर फॉर्म में, जिसका रेडियस 5 मीटर हो जाता है, इफ द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप इन ए रॉड कितना 125 MPa, फाइंड द यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बेंडिंग स्ट्रेस पढ़े होंगे, बेंडिंग स्ट्रेस बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है जी, M/I सिग्मा बाई वाई इक्वल टू E/R, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमको डाटा दिया हुआ है, कि डाया दिया हुआ है, ठीक है, डाया दिया हुआ है, सर्कुलर फॉर्म में रेडियस दिया हुआ है, तो बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग में से M मतलब यहाँ पर M/I निकलेगा, सिग्मा बाई वाई E/R, मतलब सिग्मा बाई वाई और E/R। देखिए मेरा सिग्मा कितना दिया बताइए, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना मैक्स फाइंड द यंग मॉडुलस, मतलब ये निकालना है हमको, ठीक है, हमको इसको फाइंड करना है। चलिए बताइए आर कितना दिया होगा, देखिए तो आर रेडियस आपका 5 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ ई इक्वल टू हम करेंगे 5, ठीक है। आपका क्या कितना दिया हुआ है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना है जी, 125 डिवाइडेड बाई वाई, तो अब इसका हाफ हो जाएगा ना, वाई कितना आपका, इसमें 10 mm दिया हुआ है, तो इसका जब 2 करेंगे तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 5 mm हाफ करेंगे तो, ठीक है, इस कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 mm। अब सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से ई निकाल दीजिए, कितना होगा 125 गुना 25 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू ई। सॉल्व कीजिए कितना होगा इसको, कितना होगा जी, सॉल्व कीजिए इसको। ये आपका MM में यहाँ GPM दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये 5000 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कीजिए, ये 125 GPA आएगा, 125 गुना 10 के पावर 9, ठीक है, मतलब 125
GPA। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्हें प्लानिमीटर फॉर्मूला, इसको तो ये तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा, ऐसा फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ देता है। ठीक है, प्लस माइनस चेंज कर देगा, फिर पूछ देगा कि बताइए कि प्लानीमीटर का फॉर्मूला क्या है। क्या इन्हें प्लानीमीटर फॉर्मूला फॉर मेजरिंग एरिया द एडेटिव कांस्टेंट इज कंसीडर्ड व्हेन, एडेटिव कांस्टेंट कंसीडर क्या होता है, एडेटिव कांस्टेंट कंसीडर्ड व्हेन द एंकर पॉइंट इन इनसाइड द एरिया बीइंग मेजर्ड, रॉन्ग, एंकर्ड ईटी होगा, द एंकर पॉइंट इन आउटसाइड, ये भी रॉन्ग है, द एरिया इज ट्रेस्ड, द एरिया इज ट्रेस्ड इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी रॉन्ग है, द एरिया इज पॉइंट इन इनसाइड, यही तो सही है जी, सॉरी यही सही है, इनसाइड। जब भी देखिए प्लानिमीटर क्या करता है कि हम लोग एरिया मेजर करता है, वो इनसाइड मेजर करता है। ठीक है, एलवेज याद रखिएगा कि जो एरिया जो मेजर करता है कि एडिटिव कांस्टेंट इज कंसीडर्ड व्हेन द एंकर पॉइंट इज इनसाइड द एरिया बीइंग मेजर्ड। ठीक है, एंकर पॉइंट इनसाइड मीन द एरिया इज मेजर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ए इजकल टू कितना होता है, एम एफ आर माइनस आई आर प्लस माइनस 10n प्लस सी। ठीक है, यही पूछा कि द एडिटिव कांस्टेंट क्या होता है। बताइए, ये क्वेश्चन आपसे नहीं कराए हैं हम, कल ही तो मैं बताया हूँ कि किसी में आपको डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर पूछ देगा, किसी में आपको इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में पूछ देगा। इसमें क्या पूछा है, देखिए इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, बताइए कौन होता है, फिक्स बीम, ट्रिक कल ही तो बताया था, IPFC2 ट्रिक है इसका फॉर ए इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए। पी से क्या हो गया, पी से प्रोप कैंटिलीवर, कैंटिलीवर बीम, एफ से फिक्स बीम, सी से कैंटिलीवर बीम, और टू से टू हिंज आर्क। देखिए तो इसमें से कौन सा आपको लग रहा है इन्हें इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए, फिक्स बीम है फिक्स बीम है आपका, प्रोप टू हिंज आर्क भी है। ठीक है, आपका पहला 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 भी है, तीसरा पहला तीसरा है, और कंटिन्यूअस बीम, सी से क्या होता है, कंटिन्यूअस बीम कि कैंटिलीवर बीम, ये आपका कंटिन्यूअस बीम होगा, कंटिन्यूअस बीम होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन। ठीक है, बताओ वो पहला दूसरा तीसरा सही होगा, पहला दूसरा तीसरा किसमें है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ये ट्रिक से। ठीक है, इसीलिए बोला कि ये ट्रिक आप लोग एकदम रट लीजिए, इतना ताम झाम से अच्छा कि ट्रिक याद रट लीजिए। एक याद कीजिएगा आपका, जैसे ये आपका इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए ये है। ठीक है, जब आप ये याद कीजिएगा एग्जाम में अगर इसका अगर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर भी पूछेगा ना, तो आप तुरंत उसको आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का सारा ट्रिक से याद है कि इसके कौन कौन से अंदर, इसमें कौन कौन से बीम होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्रेडियंट इज नॉट यूज इन रेलवे, बताइए रेलवे में कौन सा यूज नहीं होता है, असेंडिंग ग्रेडियंट, मोमेंटम ग्रेडियंट, पुश ग्रेडियंट, कंट्रोल ग्रेडियंट। असेंडिंग ग्रेडियंट यूज नहीं होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्टील कंप्रेशन मेंबर ऑफ लेंथ एल है। ठीक है, रिस्ट्रेन अगेंस्ट ट्रांसलेशन एंड रोटेशन एट वन एंड, रोटेशन एट वन एंड will the other end is restrained against translation, restrained against translation and not restrained against rotation। बताइए समझ में आया कुछ? देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है ना कि देखिए कि रिस्ट्रेन अगेंस्ट ट्रांसलेशन एंड रोटेशन एट वन एंड, मतलब कोई एक कॉलम है इसका यहाँ पर हिंज है। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है, वन एंड विल द अदर एंड इज रिस्ट्रेन अगेंस्ट
ट्रांसलेशन एंड नॉट रेजिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन। ठीक है, मतलब ये फिक्स है, ये तो किस तरह से बिहेव करेगा, ये ऐसे 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 बिहेव करेगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.8L। 0.8L, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, व्हाट इज द काजिल द हल, काजिल द हल नाइट्रोजन इन सीवेज। इसमें क्या होता है, सम ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। सीधे मारिएगा काजिल द नाइट्रोजन, देखिएगा सीधे मारिएगा क्या, अमोनिया, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। बताइए, मस्त क्वेश्चन है, बताइए। उसी तरह मैं आपको बताया था कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे कैसे बनाना है, एक बार ऑप्शन एलिमिनेशन से। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या पूछा है। करेक्ट देख, पहले देख लेना करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें कभी इनकरेक्ट भी रहता है, अधिकतर में करेक्ट पूछा है। ठीक है, माइंड में सीट हो गया कि हमको करेक्ट देखना है। देखिए, वाटर यूटिलाइजेशन, वाटर यूटिलाइजेशन बाय ए प्लांट इज मेनली फॉर ए कैपिलरी वाटर, ये सही है मेरा, पहला नंबर और चौथा नंबर। ठीक है, पहला नंबर और चौथा नंबर। और देखते हैं नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या है, मतलब ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या, हम लोग दूसरा पढ़ना पड़ेगा और तीसरा, दूसरा और चौथा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। द अमाउंट ऑफ इरिगेशन, द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड टू मीट द इवेपोट्रांसपिरेशन नीड्स ऑफ द क्रॉप ड्यूरिंग इट्स फुल ग्रोथ ड्यूरिंग इट्स कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ये सही है। The amount of irrigation water required to meet the evapotranspiration needs of the crop during full growth during its conjunctive irrigation। अगर कंजप्टिव इरिगेशन को प्लांट्स कर रहा है तो बेसिकली कि वो जो उसका ग्रोथ होगा। ठीक है, यही बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब सॉरी सेकेंड भी ऑप्शन सही है, मतलब पहला और दूसरा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। हमको तीसरा पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, हम तीसरा क्यों पढ़ेंगे, अगर पढ़ भी लेते हैं। देखिए क्या है, the depth of water required to bring the soil moisture level of a given soil up to its field capacity is called hydroscopic water। क्या इसको हम लोग हाइड्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं? गलत है ये। ठीक है, चलिए हम लोग को समझ में आ गया, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर मिल जाए तुरंत आगे बढ़ जाना है। ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। इस सर्वेयर मेजरिंग ए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन ए मैप, जिसका आर एफ इतना दिया हुआ है, 1/100 दिया हुआ है, इन 140 मीटर, बट लेंथ लेटर ही फाउंड दैट ही यूज रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव स्केल इज A1/70। व्हाट इज द करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, बताइए 2 पॉइंट के बीच में करेक्ट डिस्टेंस क्या होगा। देखिए हम लोग पहले लिख लेते हैं कि करेक्ट स्केल कितना दिया हुआ, करेक्ट स्केल मेरा कितना 1/100 दिया हुआ है। ठीक है, और रॉन्ग स्केल कितना दिया हुआ है, रॉन्ग स्केल कितना है जी 1/70 दिया हुआ है। ठीक है, अब मेरा मेजरिंग लेंथ कितना है, मेजरिंग लेंथ मेरा कितना है 140 मीटर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या था, करेक्ट लेंथ इक्वल टू करेक्ट लेंथ इंटू करेक्ट लेंथ इंटू करेक्ट स्केल। करेक्ट लेंथ इक्वल टू करेक्ट लेंथ इक्वल टू करेक्ट लेंथ इंटू करेक्ट स्केल इक्वल टू रॉन्ग लेंथ इंटू मेजरिंग लेंथ, रॉन्ग लेंथ इंटू मेजरिंग लेंथ। हमको निकालना क्या है, व्हाट इज द करेक्ट डिस्टेंस, मतलब हमको करेक्ट डिस्टेंस मतलब करेक्ट लेंथ निकालना है, इसको निकालना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। अगर इसको करेक्ट लेंथ रहने देते हैं इंटू करेक्ट स्केल कितना दिया, करेक्ट स्केल 1/100 इक्वल टू कितना है आपको रॉन्ग लेंथ 1/70 इंटू मेजरिंग लेंथ कितना आपका 140, यहाँ से निकल जाएगा जी। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 200 कट जाएगा, ये 200 कटेगा तो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से सीआर का जो वैल्यू आएगा आपका 200 मीटर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। द लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉलम सेक्शन ऑफ विड्थ बी है एंड डेप्थ डी है, सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक लोडेड इज ए गिवन बाय, कितना आता है बताइए,
ये डायरेक्ट वैल्यू है। कितना होता है इसका वैल्यू? द लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर कॉलम दिया हुआ है, कॉलम कौन सा मेरा है? रेक्टेंगुलर है। कितना इसका वैल्यू होता है? लेस देन ग्रेटर देन dy/6। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मुंह पे रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ए कंपाउंड कर्व कंस्ट्रक्शन इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट कर्व इज 268.3 मीटर एंड चेंजिंग द पॉइंट ऑफ ए कर्व इज 627.3 मीटर। द चेंज पॉइंट एट ए कंपाउंड कर्व इज, बताइए चेंज पॉइंट ऑफ अ कंपाउंड कर्व। कितना होगा? 623.3, इसको प्लस करेंगे 268.3, 336.8, 3 11। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे 2 डिजिट मिले तुरंत आंसर मार के आगे बढ़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन ए सर्वे ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स। मान के चलिए कोई मेरा एक सर्वे है, ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ठीक है। ऑलरेडी लोकेटेड विथ रिस्पेक्ट टू ए बी पॉइंट, ठीक है। सी इज लोकेटेड बाय ए ट्रू रीडिंग, ये कोई सी पॉइंट है, ठीक है। सी इज क्या बोल रहा है कि सी इज लोकेटेड बाय ए टू पॉइंट है एंड देन द लाइन सी डी इज मेजर, सी एंड डी, ये मेरा डी पॉइंट है, डी इज मेजर द डी पॉइंट ऑन ए बी। अच्छा, इसको डी बोल रहा है, यह मेरा सी पॉइंट है, ठीक है। द लाइन ऑफ सी डी इज नोन है, आप लोग पढ़ेंगे, ये जो आपको लॉन्गेस्ट लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका लॉन्गेस्ट लाइन है, लेकिन ये मेरा क्या है? टाई लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? टाई लाइन बोलते हैं, ठीक है। बेस लाइन नहीं बोलते ना, कि इसको बेस लाइन मार दीजिएगा आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, ये मेरा टाई लाइन है, आप लोग पढ़ेंगे इसको। देखिए ये थोड़ा सा पहले पूछता था क्या कि बेस लाइन क्या होता है, चेक लाइन क्या होता है, टाई लाइन पूछता है, लेकिन अभी क्या देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को मतलब कॉन्सेप्ट की तरह भी पूछ रहा है। ये अब कॉन्सेप्ट नहीं याद रहेगा, आप ये कॉन्सेप्ट नहीं रिकॉल किए होंगे तो ये क्वेश्चन गलत है। अनदर इसका आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, टाई लाइन होगा। देखिए नेक्स्ट क्या है? फाइंड आउट द स्पेसिफिक वेट ऑफ 2 लीटर ऑफ ए लिक्विड, जिसका वेट दिया हुआ है 8 न्यूटन। बताइए, ये सब क्वेश्चन तो आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। ऐसे तो हम लोग देखते हैं कि स्पेसिफिक वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कितना होता है? वेट बाय वॉल्यूम। वेट कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 2। ऐसे हम लोग काटेंगे तो रफ में 4000, जो कि आंसर यही है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग वैल्यू चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कितना है? 2 गुना 10 के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि लीटर, ये आपका यहाँ लीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको न्यूटन पर मीटर क्यूब में लेके जाना है, ठीक है। ये कितना होगा? 8, ये 8 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? 4000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब आर डिजाइन फॉर, बताइए रेनफोर्स, हम लोग कोई भी स्लैब को हम लोग डिजाइन करते हैं तो उसमें क्या हम लोग शियर फोर्स को कंसीडर करते हैं, फ्लेक्सर को कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, ये तो हम लोग कंफर्म है कि ये दोनों आप लोग सही मारिएगा। बात रहा ये 2 ऑप्शन को, तो देखिए जब भी स्लैब को डिजाइन किया जाता है तो स्लैब में कभी भी शेयर का कोई भी डिजाइन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। स्लैब में खास करके, ठीक है, हम बीम को बात नहीं कर रहे, हम स्लैब का बात कर रहे हैं। तो स्लैब में कभी भी शेयर का कोई जिक्र नहीं किया जाता है। स्लैब को हम लोग डिजाइन, मतलब शेयर को हम लोग डिजाइन नहीं करते हैं, फ्लेक्सर रहता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्डिंग में रहता है, मतलब दूसरा तीसरा चौथा इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाटर लॉगिंग अकर्स व्हेन द वाटर टेबल इज अप टू द रूट जोन, ठीक है। इसके लिए एक टेबल है, मैं आपको टेबल लिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए टेबल क्या है कि एक साइड आपका रहेगा वाटर, मान के चलिए कि इधर नोमेनक्लेचर कर देते हैं, ठीक है। इधर क्या है? डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्या मेरा वाटर लॉग,
वाटर लो के लिए डेप्थ ऑफ वाटर लेवल क्या होता है। दूसरा मेरा है कि पोटेंशियल एरिया एरिया फॉर वाटर लॉगिंग। ये टेबल इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं लिखा रहा हूँ, मतलब जो टेबल में लिखाऊंगा वो समझ जाइए कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबल चांस है। देखिए अगर वाटर लॉगिंग एरिया है, ठीक है, अगर वाटर लॉगिंग एरिया है तो इसमें जो आपका डेप्थ ऑफ वाटर कितना होना चाहिए, लेस देन 2 मीटर। अभी पोटेंशियल एरिया फॉर ए वाटर लॉगिंग एरिया, वाटर लॉगिंग पोटेंशियल एरिया फॉर ए वाटर लॉगिंग एरिया, वाटर लॉगिंग इसमें एरिया कितना होता है आपका 2 से 3 मीटर, ठीक है, और सेफ कंडीशन में ग्रेटर देन 3 मीटर, ठीक है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, अगर 2 मीटर से कम है व्हेन द वाटर लेवल अकर्स व्हेन द वाटर टेबल इज अप टू द 2 मीटर, ठीक है, अप टू द 2 मीटर होगा। ये तीन तो ऑप्शन इससे इलिमिनेट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर अगर देता कि अप टू द 2 मीटर तब से आपका अप टू द 2 मीटर आता तो ऑप्शन नंबर वही सही होता, लेकिन इसका आंसर ए इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉप मैन होल एट ए जंक्शन ऑफ ए सीवर आर प्रोवाइडेड इफ ड्रॉप मैन होल प्रोवाइड करते हैं जंक्शन में, उसका प्रोवाइडेड करते हैं जंक्शन में आर प्रोवाइडेड, इसका फंक्शन क्या है, क्यों प्रोवाइड करते हैं लोग इसको, मतलब जंक्शन में हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं ड्रॉप मैन होल को, इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि उसका जो डाया होता है, ठीक है, उसका डाया कितना होता है, उसका तो इनलेट लेवल तो ब्रांच डाया जिसका होता है, इसका कितना होता है 60 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, यही याद कीजिएगा, इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इनलेट लेवल ऑफ ब्रांच सीवर डाया इज 60 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रांच सीवर, ठीक है। इनलेट ऑफ सीवर का जो डाया है आपका 60 सेंटीमीटर मोर ज्यादा होता है, ठीक है, देन दी ब्रांच सीवर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है, which of the following is not a factor affecting the alkaline reaction of aggregate। बताइए अल्कलाइन रिएक्शन ऑफ एग्रीगेट के लिए कौन सा फैक्टर नहीं है, रिएक्टिव एग्रीगेट, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, ग्रेटर प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशिया इन सीमेंट। ये दोनों तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो अब मेरा है मैग्नीशिया का तो कोई जिक्र है नहीं आपका एग्रीगेट रिएक्शन में तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इसमें नॉट फैक्टर पूछा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए, ऐसा ये भी क्वेश्चन आपको कैसे बनेगा, आपको बनेगा स्टेटमेंट मतलब इलिमिनेशन से। चलिए देखते हैं, नोट पूछ रहा है, पहले वो क्या देखना है कि नोट है या फिर ट्रू है, नोट ट्रू बोल रहा है फॉर अबाउट ए प्लेन टेबल सब्जेक्ट, प्लेन टेबल में इफेक्टिव ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ इज निगलेक्टेड एज्यूमिंग द अर्थ सरफेस इज प्लेन। क्या ये सही लग रहा है आपको, अर्थ सरफेस जब प्लेन है तो हम लोग अगर अर्थ सरफेस मेरा प्लेन है तो वहां क्या इफेक्टिव ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये मेरा गलत है, मतलब सही है, मतलब यहाँ क्या पूछ रहा है गलत पूछ रहा है, तो मेरा ये सही है, ठीक है। अच्छा ये तो सही है, लेकिन ये तो सही है तो ये नहीं होगा, ठीक है। इफेक्टिव ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ टेकन इनटू अकाउंट, नॉट ट्रू बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है नॉट ट्रू बोल रहा है। द जनरली सुटेबल फॉर एरिया मोर देन 500 किलोमीटर स्क्वायर। क्या ये सही लग रहा है, ये रोंग मतलब समझिएगा, सही मारे मतलब इसका ये रोंग है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ ए अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। क्या ये सही लग रहा है आपको, हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, मतलब ये दोनों गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा आ रहे नॉट ट्रू, ठीक है, मतलब तीसरा और तीसरा आ रहे नॉट ट्रू, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज पर IRC 456 क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट इन ए टेंशन जोन कैन नॉट बी अवॉइडेड बट कैन बी लिमिटेड। क्या होगा, इंक्रीज इन द एडहरिंग टू द कोडल रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिमम एरिया ऑफ स्टील। क्या बोल रहा है, क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट इन टेंशन जोन कैन नॉट बी अवॉइडेड बट कैन बी लिमिटेड,
उसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम लिमिट कर सकते हैं। तो एडहेसिंग टू द कोडल रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम एरिया पर स्टील, ये मेरा सही है। प्रॉपर एंड प्रोलैंग क्यूरिंग ऑफ पीरियड, ये भी मेरा सही है। तीसरा देखते हैं इंक्रीज द वाटर सीमेंट रेशियो, ऐसा तो कुछ यहाँ बोल ही नहीं रहा है। ऑप्शन पहला और दूसरा ही करेक्ट आंसर। द साइज ऑफ B1 ड्राइंग, बताइए ड्राइंग बोर्ड का साइज कितना होता है? कितना होता है ड्राइंग बोर्ड का साइज? 1725 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखिएगा, पूछ देगा एग्जाम में। द शियर स्ट्रेस डेवलप एट द सेंटर ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट अंडर ए टेंशन, बताइए कितना होता है सेंटर में आपका? शियर स्ट्रेस कितना होता है सेंटर पे? मैक्सिमम या जीरो? कितना होता है शियर स्ट्रेस सेंटर पे? एलवेज जीरो, शियर स्ट्रेस एलवेज जीरो। यहाँ पर आपका जो इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, यहाँ पर आपका शियर स्ट्रेस आपका मैक्सिमम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर पे कितना हो गया? जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, ठीक है, लेयर सेटल 2 मीटर when the effective stress increase in from a 60 से 80 से 160 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, when the effective stress in a further increase in 320 किलोमीटर स्क्वायर, the further settlement, बताइए। अच्छा कुछ देखिए, इसका दो केस बनता है, ठीक है। फर्स्ट केस क्या है? केस फर्स्ट क्या है? तो इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज 80 से 160 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका तो रेशियो जो होगा स्ट्रेस का कितना होगा? 80/160, ये कितना होगा इसका? 2 हो गया। अभी सेकंड केस जो इसका बनता है, केस सेकंड क्या है? द फर्दर इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज, कितना इंक्रीज किया? इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज 320 160 से 320, ठीक है, 160 से 320 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो रेशियो होगा स्ट्रेस का, इसका स्ट्रेस कैसे निकलेगा? 320 डिवाइडेड बाई 160, इसका भी कितना हो गया? 2। तो आप लोग देख रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर जो इसका जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लोग मूव करते हैं। एज पर IS 800 द बैटन्स स्ट्रट द इफेक्टिव लेंथ आर इंक्रीज बाय, बताइए कितना इंक्रीज करते हैं? 10%। ये तो क्वेश्चन कभी आप लोग से गलती होने के चांसेस नहीं है, कि मैं ऐसा क्वेश्चन बहुत बार मैं आपको रिपीट कराया हूँ, ठीक है। एज पर IS 800, ये सेम क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा क्लास, आप लोग कमेंट में बताएं, ठीक है। और दूसरी बात आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 9 बजने वाला है, ठीक है। 9 बजे तक वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। इसीलिए इसी तरह कंटिन्यू आपको एग्जाम तक चलेगा, मैं हर बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देखना नहीं भूलें, कमेंट करना नहीं भूलें, लाइक करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल।